हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में लोग बात करेंगे 26 और 27 फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से और आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल शिवरात्रि के दिन जो वीडियो आया था वो यूपी स्पेशल पर आया था। यूपी स्पेशल का रिमेनिंग करंट अफेयर था, दिसंबर महीने का वो बचा हुआ था। अब दिसंबर का करंट अफेयर कंप्लीट होने के साथ ही 2024 के जनवरी 2024 से लेके और दिसंबर 2024 तक के जितने करंट अफेयर यूपी से रिलेटेड थे वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। उसको एक प्लेलिस्ट बना के अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है उसकी, अब वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब क्या होगा, जो जनवरी 2025 और उसके बाद लगातार फरवरी 2025, मार्च 2025 ऐसे लगातार करंट अफेयर का प्लेलिस्ट अलग बनवाया जाएगा। और उस प्लेलिस्ट में जो मंथली करंट अफेयर है यूपी स्पेशल वाले, वो एक वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। इसी तरह बिहार का हम लोगों ने नवंबर तक कंप्लीट कर लिया था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगातार बिहार बीपीएससी वाले भी ध्यान दें, उनके लिए भी सूचना है कि उनका प्लेलिस्ट भी अलग से बनवा दिया जाएगा और वो अनावरत रूप से चलता रहेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि 10 मार्च के पहले पहले जो रिमेनिंग करंट अफेयर बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर दिया जाए, दिसंबर महीने का बिहार का, जनवरी महीने का और साथ साथ फरवरी महीने का भी। ठीक है, तो इसी तरह लगे रहिए, जुड़े रहिए साथ में, और आपकी करंट अफेयर की जो संपूर्ण तैयारी है वो संस्था के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन माध्यम से होती रहेगी। यहां पर इस वीडियो हम लोग दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई इत्यादि महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं, वेबसाइट पर रही इंपॉर्टेंट खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर जो 27 फरवरी का दिन है। कौन सा दिन? 27 फरवरी का दिन है। इसको किस रूप में मनाया जाता है 27 फरवरी के दिन को? तो वर्ल्ड प्रोटीन डे के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रोटीन डे के रूप में मनाया जाता है 27 फरवरी का दिन। और क्यों मनाया जाता है, किस उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है, इस वजह से देख लेते हैं पॉइंट जो इससे रिलेटेड है। विश्व प्रोटीन दिवस 2025, यहां पर बात करें, विश्व प्रोटीन दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। मानव पोषण में प्रोटीन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य रखता है। मतलब जो मानव स्वास्थ्य है उसमें प्रोटीन का जो महत्व है, मानव पोषण में प्रोटीन के महत्व को संरेखित करते हुए 27 फरवरी का दिन मनाया जाता है विश्व प्रोटीन दिवस के रूप में। यह पर्याप्त प्रोटीन सेवन के स्वास्थ्य लाभों को उजागर करता है और प्रोटीन की कमी से होने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, आगे बात करें, साथ ही यह पोषण सुरक्षा को मजबूत करने और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के महत्व को भी रेखांकित करता है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखना। परीक्षा में से पूछ ले कि विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है, आप टिक करके आएगा 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलो अब अपनी खबरों पर बात करें। चीन के चाइना सैट 10R का सफल प्रक्षेपण, जो चीन के द्वारा चाइना सैट 10R का सफल प्रक्षेपण किया गया है, और इससे संबंधित जो पॉइंट उनको देख लेते हैं। ठीक है, चीन ने 22 फरवरी 2025 को चाइना सैट 10R, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, झोंगसिंग 10R भी कहा जाता है, संचार उपग्रह का जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। और इससे रिलेटेड अन्य पॉइंट देख ले तो इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से, जो ये उपग्रह है इसको किस रॉकेट्स के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। याद रखना, परीक्षा में से पूछ ले कि चीन के द्वारा चाइना सैट 10R रॉकेट को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। जो ये उपग्रह है, ठीक है, चाइना सैट 10R उपग्रह है, इसको किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो सिचांग सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह 2011 में लॉन्च हुए चाइना सैट 10, क्या नाम था, चाइना सैट 10 की जगह लेगा और परिवहन, आपातकालीन सेवाओं, ऊर्जा, वानिकी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके लिए उन्नत संचार व्यवस्था मुहैया कराएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली देखा जाए एक संचार उपग्रह है, संचार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है जो चीन का चाइना सैट 10R है। और ये चीन में जो वहां की संचार व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था है, आपातकालीन सेवाएं हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उन सबको संचार मुहैया कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो ये सैट का नाम है, सैट का नाम याद रखना, चाइना सैट 10R, और ये किसको रिप्लेस करेगा? चाइना सैट 10 को। यहां पर देखिए अगर जो R लग जाता तो ये नया वाला हो जाता, यही पुराने वाले को रिप्लेस करेगा। ये पुराना वाला कब लॉन्च किया गया था? 2011 में लॉन्च किया गया था। कहां से इसको लॉन्च किया गया? जो नया वाला है इसको कहां से लॉन्च किया गया है? सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। ट्राइफेड का निफ्ट और एचपीएमसी के साथ साझेदारी, ट्राइफेड ने क्या किया है? निफ्ट और एचपीएमसी के साथ साझेदारी की है। क्या पॉइंट है? पॉइंट्स पर चर्चा करें। जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, जिसको आप शॉर्ट में ट्राइफेड कहते हैं, ट्राइफेड का पूर्ण रूप देखें तो जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ है, जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, एनआईएफटी, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनआईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल फैशन
फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, NIFT का पूर्ण रूप है नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में आप HPMC कहते हैं, ठीक है, इसके साथ एक महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस उद्देश्य से है ये समझौता? ये समझौता 24 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव कार्यक्रम के दौरान किया गया। जो ये समझौता हुआ है ना, NIFT, HPMC और ट्राइफेड के बीच में समझौता कहां पर हस्ताक्षरित किया गया? ये 24 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में जो इस समय आदि महोत्सव चल रहा है, उसी आदि महोत्सव के दौरान हस्ताक्षरित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य जनजातीय विपणन को बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल से व्यापक बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है उस व्यापक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल तक पहुंचाना है इसका उद्देश्य, ठीक है, मॉडल में बदलना है, जिससे जनजातीय कारीगरों को उत्पाद को और अधिक बाजार के अवसर मिल सकेंगे, ठीक है। अब यहां पर B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर और B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। तो यहां पर जो B2C मॉडल है, उस B2C मॉडल को बिजनेस टू बिजनेस मॉडल से जोड़ना है, जिससे होगा क्या? जो जनजातीय उत्पाद है, उन जनजातीय उत्पादों को और अधिक बाजार मुहैया हो सकेंगे, जिससे जो जनजातीय उत्पाद है अधिक प्रमोट किया जा सकेगा। इसी वजह से जो ट्राइफेड और NIFT और HPMC के बीच में साझेदारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। चलो अगली खबर में बात करें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ब्रेस्ट कैंसर की दर सबसे ज्यादा, ठीक है। अब ये एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर की दर जो है सबसे ज्यादा कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जो महिलाओं में स्तन कैंसर होता है उसके सबसे ज्यादा जो संवेदनशील क्षेत्र है वो कौन से है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। यहां पर बात करें, अंतरराष्ट्रीय जर्नल नेचर मेडिसिन में प्रकाशित इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 185 देशों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया है, ठीक है। नेचर जर्नल मेडिसिन, ठीक है, जो जर्नल है, एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल है फेमस नेचर मेडिसिन। अब इस नेचर मेडिसिन में एक लेख प्रकाशित हुआ, उस लेख में बताया गया कि जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों ने 185 देशों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया है और इसमें बताया है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की दर विश्व में सबसे अधिक पाई गई है। यह बात हालिया अध्ययन में सामने आया है, ठीक है। आगे बात करें, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में 185 देशों में स्तन कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर का विश्लेषण किया गया। 185 देशों के अंतर्गत देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने एक विश्लेषण किया और बताया कि जो ये कैंसर होते हैं, इन कैंसर की घटनाओं और उनकी मृत्यु दर, जो कैंसर से होने वाली मौतें हैं, उनका विश्लेषण किया गया और एक व्यापक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा प्रभावित है स्तन कैंसर के मामले में। आगे बात करें, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर हर 20 में से एक महिला को अपने जीवन काल में स्तन कैंसर होगा। इस रिपोर्ट ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अगर 20 महिलाएं कहीं हैं तो उस 20 महिला में देखा जाए तो 20 महिलाओं को अगर जो खड़ा किया जाता है, वहां से एक महिला ऐसी होगी जिसको जो प्रभावित होगी ब्रेस्ट कैंसर से, ठीक है। जबकि 70 में से एक महिला इस बीमारी से मृत्यु हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 70 में से एक महिला जो है उसकी मौत भी हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, ठीक है। तो ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है और ये आंकड़ा किसके द्वारा तैयार किया गया था, मतलब कहां पर प्रकाशित हुआ था ये आंकड़ा? ये आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय जर्नल नेचर मेडिसिन में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलो, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, जिसमें 185 देशों के जो मामले हैं, स्तन कैंसर के मामले हैं, वहां पर विश्लेषण किया गया है और यहां पर कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर पर व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। आगे बात करें, केंद्र सरकार ने एक डेटा विजुअलाइजेशन हैकाथॉन की घोषणा की है, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा एक डेटा विजुअलाइजेशन हैकाथॉन की घोषणा की गई है। इससे संबंधित जो पॉइंट है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने युवाओं को डाटा के माध्यम से नवाचार और नीति निर्माण में योगदान देने के प्रेरित करने के उद्देश्य से इनोवेट विद GOI स्टेटस नामक डेटा विजुअलाइजेशन हैकाथॉन का आयोजन किया है। यहां पर आप देखिए, इनोवेट विद GOI स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स, ठीक है। GOI का मतलब यही होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स, ठीक है। आगे बात करें, इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा माई गव प्लेटफॉर्म के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? जो ये हैकाथॉन है, यहां पर आप देखें, इनोवेट विद GOI स्टेट्स हैकाथॉन जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, जो माई गव पोर्टल है, माई गव पोर्टल, माई गव एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो जो प्लेटफॉर्म है उसी प्लेटफॉर्म के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और ये इसकी बात करें तो यह कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? तो ये कार्यक्रम 25 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक चलेगा और इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध के छात्र, जो PhD वगैरह कर रहे हैं, वो छात्र यहाँ इस हैकाथॉन में भाग ले सकते हैं और
इस हैकाथॉन का उद्देश्य युवाओं को सरकारी आंकड़ों का उपयोग करके इनोवेटिव विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना है। जो सरकारी आंकड़े होते हैं उन सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करिए और कुछ इनोवेटिव करिए जिससे समाज का भला हो सके। और इसी दृष्टिकोण से इस हैकाथॉन का आयोजन किया गया, किसके द्वारा? सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और माईगॉव प्लेटफॉर्म के द्वारा। ठीक है, आगे बात करें इसकी थीम क्या है। इसका थीम है विकसित भारत के लिए डाटा संचालित अंतर्दृष्टि। क्या थीम है? थीम मैं हाईलाइट करता हूं, याद रखिएगा। विकसित भारत के लिए डाटा संचालित अंतर्दृष्टि, ये है थीम। ठीक है, ये इस हैकाथॉन का थीम है और इसी थीम पर इस हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है, यानी सरकारी डाटा का उपयोग करके देश की प्रगति में योगदान देना। ठीक है, ये इसका मुख्य विषय है, इसी पर केंद्रित है। चलो अगली खबर बात करें। राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के 32 जवानों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के कितने जवानों को? 32 जवानों को सम्मानित किया है। किससे? वीरता पदक और सेवा पदक से। यहां पर बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को 32 वीरता, ठीक है, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए हैं। यह सम्मान नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में 18वें इंडियन कोस्ट गार्ड अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किया गया। और इस समारोह में देखा जाए तो 2022, 2023 और 2024 के लिए जवानों को शौर्य और समर्पण के लिए यह अवार्ड प्रदान किए गए, पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, वीरता अवार्ड। यहां पर बात करें इन पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जो है वो राष्ट्रपति तटरक्षा पदक है। विशिष्ट सेवा के लिए 6 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक प्रदान किए गए हैं। वहीं पर देखा जाए तो 11 तटरक्षक प्रदान किए गए हैं वीरता के लिए और 15 तटरक्षक पदार्थ सराहनीय सेवा में कार्य करने के लिए प्रदान किए गए। तो यहां पर टोटल देखा जाए तो ये हो जाएगा टोटल 15, 11, फिर उसके बाद 6, टोटल हो जाएगा 32। तो ये 32 पदक किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? परीक्षा में नाम भी पूछ सकता है, राजनाथ सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है, या फिर संख्या पूछ लेगा कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के कितने जवानों को प्रदान किया गया, तो 32 जवानों को। या फिर यह भी पूछ सकता है कि किस इकाई के जवानों को प्रदान किया गया, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के इकाई के जवानों को प्रदान किया गया, भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को प्रदान किया गया है 32 वीरता पुरस्कार, विशिष्ट सेवा पुरस्कार और सराहनीय सेवा पुरस्कार। ठीक है, चलो आगे बात करें। अगली खबर है पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण। अब पहली नौसेना के लिए पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, आज की पेपर में यह रहा। ठीक है, यहां पर बात करें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने 25 फरवरी 2025 को एकीकृत परीक्षण रेंज, ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा से अपनी तरह का पहला नौसेना एंटी शिप मिसाइल, ठीक है, एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब यहां पर बात करें, मिसाइल को लॉन्च मोड के बाद बियरिंग ओनली लॉक ऑन के लॉन्च किया गया था, जिसमें से एक को चुनने के लिए कई लक्ष्य पास में थे। मिसाइल में शुरू की खोज के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर एक बड़े लक्ष्य को लॉक किया और टर्मिनल चरण के दौरान पायलट ने एक छोटे छिपे हुए लक्ष्य का चयन किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे सटीक रूप से मारा गया। ठीक है, अब यहां बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, जो पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, देखिए 2 चीजें होती हैं। ठीक है, जो मिसाइल दागी जाती है वो 2 तरीके से, एक तो होता है फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट, और दूसरा होता है मैन इन लूप। अब ये जो फायर एंड फॉरगेट क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर, आप एक जवान है, ठीक है, नौसेना के जवान है, आप हेलीकॉप्टर आपको चलाने का वो मिला और दुश्मन का आपको कुछ प्रतीत हुआ, आपको उसको टारगेट करना है। तो एक जो फायर एंड फॉरगेट है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को टारगेट किया, बटन दबाया, लक्ष्य क्या है कि वो अपने आप से खोज के उसको टारगेट उसका लॉक हो गया, और लॉक होने के बाद क्या हो गया कि टारगेट लॉक होने के बाद वो फायर और फॉरगेट दागो और भूल जाओ, वो अपने आप से खोज के उसको खत्म कर देगा। और दूसरी चीज होती है मैन इन लूप। तो मैन इन लूप जो है, इसमें क्या होता है कि दागा, आपने मिसाइल दाग दिया, ठीक है, मिसाइल दागने के बाद क्या होता है कि आप उसको बीच में, जैसे मिसाइल आपने दागा उसके बाद आप उसको साथ साथ में ट्रेस भी कर रहे हैं। ठीक है, मिसाइल जो दगा है उसको ट्रेस भी कर रहे हैं और उसका दिशा परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक, पता चला कि जिस चीज को हिट करना है बाद में आपको लगा कि वो टारगेट नहीं, उसके बगल वाला टारगेट है, तो आप उसको टारगेट को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये होता है मैन इन लूप। और यहां पर जो ये पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, ये मैन इन लूप दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये मैन इन लूप
एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसी वजह से यहां पर जो इतनी कहानी लिखी है, इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो लक्ष्य का चयन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सटीक रूप से मार गिराया। ठीक है, यहाँ छोटे छिपे हुए लक्ष्य का चयन किया। तो ये बेसिकली मैन इन लूप के बारे में कहना चाहता है कि मैन इन लूप माध्यम से इस पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कहां से किया गया है? जो चांदीपुर उड़ीसा से एकीकृत परीक्षण रेंज है, वहीं से किया गया है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया? डीआरडीओ और नौसेना के द्वारा मिलकर इसका विकास किया गया है। भारत की पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण। ठीक है, कब किया गया था? 25 फरवरी को किया गया था। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 2024 यूपी पीसीएस की परीक्षा में आपने देखा था, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए हुए थे जो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, तो उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और यहां पर मैन इन लूप अगर पूछ ले, फायर एंड टारगेट और मैन इन लूप, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैन इन लूप का क्या मतलब है। चलो अगली खबर पे बात करें। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गिटा 28 फरवरी से उरुग्वे, बहामास, बारबाडोस और निकारागुआ की 9 दिनों की यात्रा पर। ठीक है, 28 फरवरी को देखा जाए तो बहामास, बारबाडोस, निकारागुआ की और साथ साथ में उरुग्वे की 9 दिन की यात्रा पर ये जा रहे हैं। और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि क्या क्या इवेंट होंगे, उन पे हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। बाकी बाद में जब ये यात्रा खत्म होगी, उसके बाद में एक डिटेल वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देखें यहां पर उरुग्वे की यात्रा के दौरान वे उरुग्वे के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यामदू ओरसी, अब यहां पर आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उरुग्वे के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो राष्ट्रपति है, इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गिटा जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर उरुग्वे के राष्ट्रपति, और ये पॉइंट आपके यूपी आरओ, ठीक, यूपी आरओ में पूछा जा सकता है। जो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं, उन अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, यामदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति हैं, नए राष्ट्रपति हैं, और इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? पवित्रा मार्गिटा करेंगे। और पवित्रा मार्गिटा कौन है? यहाँ पर विदेश राज्य मंत्री है। जैसे एस जयशंकर है तो विदेश मंत्री है, उनके नीचे जस्ट जो पद है वो इन्हीं का है, पवित्रा मार्गिटा का। आगे बात करें अगले चरण में, पवित्रा मार्गिटा की बहामास यात्रा पिछले वर्ष नवंबर में गुयाना के दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और बहामास के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई वार्ता को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, जो अगला चरण है उसमें पवित्रा मार्गिटा कहां पर जाएंगे? बहामास की यात्रा पर जाएंगे। और लास्ट ईयर नवंबर में जो कैरिकॉम शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? गुयाना में हुआ था। अब उसी गुयाना के शिखर सम्मेलन के दौरान देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी और बहामास के प्रधानमंत्री आपस में मिले थे और दोनों के बीच में आपसी बातचीत हुई थी। अब उसी बातचीत को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे पवित्रा मार्गिटा। आगे बात करें, इस बैठक का उद्देश्य सहयोग के नए रास्ते तलाशना, दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। ठीक है, यहां पर आगे बात करें यात्रा के अगले चरण में, यानी जो तीसरा चरण होगा उसमें बारबाडोस में पवित्रा मार्गिटा अत्यधिक सफल भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के बाद द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ठीक है, कौन सा अवार्ड प्राप्त करेंगे? ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। बारबाडोस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी स्वयं वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, तो इस वजह से पवित्रा मार्गिटा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो ये अवार्ड है, इस अवार्ड का नाम याद रखना है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड, ये ग्रहण करेंगे और आके प्रधानमंत्री जी को सुपुर्द कर देंगे। ठीक है, आगे बात करें जो चौथा चरण होगा, यानी विदेश राज्य मंत्री अपनी यात्रा के अंतिम चरण में निकारागुआ जाएंगे, जहां वे द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से निकारागुआ की यह पहली मंत्री स्तरीय यात्रा होगी। यह भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब तक देखा जाए भारत की ओर से कोई भी मंत्री स्तरीय वार्ता निकारागुआ के बीच में नहीं हुई है, भारत और निकारागुआ के बीच में। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए जो ये पवित्रा मार्गिटा जी है निकारागुआ जब जाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि विदेश मंत्रालय की ओर से निकारागुआ की ओर यह पहली मंत्री स्तरीय यात्रा होगी, और इसी दृष्टिकोण से यह आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनकी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता होगा कि ये छोटे छोटे देश है, लेकिन छोटे छोटे देश तो है, आपके परीक्षा के लिए उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उरुग्वे के राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? पवित्रा मार्गिटा जा रहे हैं। बहामास कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से संबंधित इसको रिलेट करके देखिएगा। ठीक है, आगे देखें तो यहां पर जो पवित्रा मार्गिटा है
बारबाडोस जाएंगे। अब बारबाडोस में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पीएम मोदी को प्रदान किया जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और निकारागुआ जब जाएंगे तो पहली मंत्री स्तरीय यात्रा होने वाली, इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखें। डीपीआईआईटी ने नवाचार को बढ़ावा देने के और देश में विनिर्माण में तेजी लाने के लिए पेटीएम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? पेटीएम के साथ समझौते ज्ञापन पर डीपीआईआईटी ने किया है। ठीक है, डीपीआईआईटी ने नवाचार को बढ़ावा देने और देश में विनिर्माण में तेजी लाने के लिए पेटीएम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पॉइंट्स क्या है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको आप शॉर्ट में डीपीआईआईटी कहते हैं, ठीक है, इसने नवाचार को बढ़ावा देने और देश में विनिर्माण तथा फिनटेक स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए पेटीएम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे बात करें, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि साझेदारी का उद्देश्य मेंटरशिप और नवाचार मार्गदर्शन के माध्यम से फिनटेक हार्डवेयर स्टार्टअप को सहयोग करना है। ठीक है, यानी कि जो पेटीएम है वो बेसिकली मेंटोरशिप का काम करेगा और जिससे होगा क्या कि नवाचार जो इनोवेशन है उसको मार्गदर्शन के माध्यम से फिनटेक हार्डवेयर स्टार्टअप को सहयोग मिलेगा। ठीक है, इससे उन्हें भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान को विकसित करने में, वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, जो भुगतान प्रणाली है उसको और ज्यादा ग्रो करने में सहायता मिलेगी इस दृष्टिकोण से। तो डीपीआईआईटी और पेटीएम के बीच में जो समझौता हुआ है, इससे जो भुगतान प्रणाली है और वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान है उससे और ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है। आगे बात करें, अगली खबर क्या है? अगली खबर है, भारत में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन। सामाजिक न्याय पर, सोशल जस्टिस पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। यह आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें यहां पर 24 फरवरी को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन के तहत सामाजिक न्याय पर पहली 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया। जो ये वार्ता हुई थी बेसिकली ये 24 और 25 फरवरी तक चली थी। ठीक है, 24 और 25 फरवरी तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की अगुवाई में इस वार्ता का आयोजन 24 और 25 फरवरी को किया गया था। इस कार्यक्रम में आईएलओ के महानिदेशक गिलबर्ट एफ हुंगाबे, ठीक है, कौन? गिलबर्ट एफ हुंगाबो, ये कौन है? ये आईएलओ के, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके महानिदेशक है गिलबर्ट एफ हुंगाबो। और ये नाम आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। ठीक है, वहीं पर देखा जाए तो गिलबर्ट एफ हुंगाबो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री कौन है? शोभा कंदरलाजे सम्मिलित हुई थी यहाँ पर। जो प्रोग्राम हुआ था, इस प्रोग्राम में जो सामाजिक न्याय पर प्रोग्राम आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में क्षेत्रीय वार्ता आयोजन की गई थी, यहाँ पर आईएलओ के महानिदेशक और जो श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री है वो भी यहाँ पर सम्मिलित हुई थी। आगे बात कर ले, इसी अवसर पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 74वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया गया था। जो ये आयोजन है 24 और 25 फरवरी को, इसी समारोह के दौरान देखा जाए तो जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, इसका 74वां स्थापना दिवस भी मनाया गया और इसी स्थापना दिवस के अवसर पर एक पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में डॉक्टर मनसुख मांडवीय द्वारा ई श्रम मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। ठीक है, इसी दौरान देखा जाए जो ये कार्यक्रम हुआ था, इसी दौरान मनसुख मांडवीय के द्वारा ई श्रम मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया, जिससे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, नौकरी लिस्टिंग, श्रमिकों के लिए बहुभाषी समर्थन और वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करके सामाजिक लाभ वितरण को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर देखें, ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे सवाल सीधा सीधा वन लाइनर पूछ लेगा, लेकिन पूछ लेगा वन लाइनर, आपके परीक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या है क्वेश्चन? यहां पर देखिए पॉइंट क्या है। डेनमार्क ने भारत के साथ ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की घोषणा की है। किसने घोषणा की? परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि भारत के साथ मिलकर ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? डेनमार्क के द्वारा की गई है। यही आपसे डायरेक्टली पूछेगा। क्या है यहाँ पे खबर देख लेते हैं। डेनमार्क ने भारत के साथ सतत ऊर्जा समाधान पर सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक कार्बन तटस्थता के लिए अपने साझा प्रतिबद्धता को तेज करने के लिए अपने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। ठीक है, यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की घोषणा की गई है? वो देश है, ऑप्शन में भारत भी दे देगा क्योंकि इंडिया तो लिखा ही है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। ठीक है, ऑप्शन में इंडिया भी दे देगा, डेनमार्क दे देगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 4 ऑप्शन दे देगा। डेनमार्क आप टिक करके आइए, डेनमार्क सही है। अगली खबर देखें, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड देखा जाए तो ये सीईओ को प्रदान किया गया। वो कौन है?
ल्यूमिना डाटामेटिक्स के एमडी और सीईओ समीर कनोडिया, किसको? समीर कनोडिया। ये समीर कनोडिया कौन है? जो ल्यूमिना डाटामेटिक्स है उसके एमडी और सीईओ है समीर कनोडिया। इनको बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के लिए ईयर के 23वें संस्करण में सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड सम्मानित किया गया है। ठीक है, सीईओ ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड में। और ये बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड का कौन सा संस्करण था? ये 23वां संस्करण था। ठीक, इसी दौरान देखा जाए तो सीईओ ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? समीर कनोडिया को चुना गया है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। कैग द्वारा लेखा परीक्षा कौशल में सुधार सतत लेखा परीक्षा के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। किसके द्वारा किया गया है? कैग के द्वारा किया गया है। किस लिए? लेखा परीक्षा कौशल में सुधार सतत लेखा परीक्षा के लिए। ठीक है, यानी कि लेखा परीक्षा में सुधार के लिए और सतत लेखा परीक्षा के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। पॉइंट क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने 24 फरवरी 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास के साथ डाटा सुरक्षा, शासन से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित क्षमता निर्माण और पर्यावरण लेखा परीक्षा में अनुसंधान और पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन ढांचे तक क्षेत्रों को 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यानी कि आईआईटी मद्रास के साथ कैग ने मिलकर 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे बात कर लें इसका उद्देश्य क्या? जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य डिजिटल डाटा का उपयोग करने वाली संस्थाओं को ऑडिट करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन विकसित करना भी है। ठीक है, इस संबंध में किए गए एमओयू में आईआईटी मद्रास के साथ पहला समझौता ज्ञापन शामिल है, जिसमें साइबर सुरक्षा और मैनुअल प्रोटोकॉल सिस्टम को अपडेट करने की आवश्यकता सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए बेसिकली जो साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा और मैनुअल तथा प्रोटोकॉल सिस्टम को अपडेट करने से संबंधित जो एमओयू है वो भी हस्ताक्षरित किया गया है। और ये दोनों एमओयू किसके किसके बीच में हुआ है? तो कैग के बीच में और किसके बीच में? आईआईटी मद्रास के बीच में। ठीक है, किस लिए? लेखा परीक्षा कौशल के लिए, लेखा परीक्षा कौशल में सुधार के लिए, साथ ही साथ सतत लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं। ठीक है, अगली खबर देखें। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर ले तो भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा। फोरम का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये जो फोरम है इसका आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को, कहां से कब से कब तक? 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। ठीक है, ये कहां पर आयोजन होगा? जो 12वां एशिया प्रशांत पर 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा? 3 से 5 मार्च 2025 को। ठीक है, 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन का विषय क्या होगा? थीम क्या होगा? जो ये आयोजन होगा इसका थीम क्या होगा? ठीक, थीम होगा रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टूवर्ड्स अचीविंग एसडीजी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। क्या होगा थीम? हाईलाइट करता हूं थीम को, जब जब थीम आता है मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप याद रखिए। रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टूवर्ड्स अचीविंग एसडीजी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक, इसी थीम पर इसका आयोजन किया जाएगा। जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम है, इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर के राजस्थान, ठीक है, जयपुर के कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। ठीक है, आयोजन किया जाएगा 3 से 5 मार्च 2025 के बीच में। और थीम क्या होगा? रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टूवर्ड अचीविंग एसडीजीज एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक, इसका थीम होगा। आगे बात कर लें। यूएनसीआरडी द्वारा 2009 में शुरू की गई, 2009 में शुरुआत हुई थी जो क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों को 3R यानी कि रिड्यूस कम करना, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना, और रिसाइकल पुनर्चक्रण करना, और सर्कुलेटरी को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतिगत जानकारी प्रदान करना, और 3R के सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के प्रसारित करने के लिए साझा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ये जो क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम है इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? ये पॉइंट याद रखना।
2009 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यूएनसीआरडी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अब यहां पे जो 3R है, 3R का रूप क्या है? 3R का मतलब क्या है? 3R का पहले आर का मतलब है रिड्यूस, और दूसरे आर का मतलब है रीयूज, और तीसरे आर का मतलब है रिसाइकल। परीक्षा में आपसे 3R डायरेक्टली पूछ सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा 3R का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, 3R। और इस 3R को आप अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप सतत विकास से संबंधित चीजें लिख रहे हो, वहां पर आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं 3R को। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। ठीक है, आगे बात करें, जो पिछला फोरम हुआ था 2023 में कंबोडिया द्वारा आयोजित किया गया था। पिछला फोरम जो हुआ था यानी कि 11वां फोरम, इस बार तो 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जो 11वां हुआ था। ठीक है, 11वां कहां पर हुआ था? कंबोडिया में हुआ था। और इससे पहले बात कर ले तो भारत ने इससे पहले 2018 में, ठीक है, कब? 2018 में फोरम की मेजबानी की थी, तब 8वां संस्करण इंदौर में आयोजित किया गया था। इस बार कहां पर आयोजित किया जा रहा है? जयपुर राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। इसके पूर्व देखा जाए 2023 में कंबोडिया में आयोजित किया गया, वो 11वां संस्करण था। और जबकि भारत में इससे पहले कब आयोजित किया गया था? 2018 में आयोजित किया गया था, 8वां संस्करण वो था, और उसका आयोजन कहां पर किया गया था? इंदौर में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में के 12वें क्षेत्रीय जो 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम, इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में किया जा रहा है। 8वां संस्करण कहां आयोजित हुआ था? इंदौर में आयोजित हुआ था। चलो अगली खबर बात करें, गोल्ड कार्ड के जरिए मिलेगी अमेरिकी नागरिकता। आज के पेपर की सबसे महत्वपूर्ण खबर, सभी पेपरों में छाया हुआ है ये खबर, कि अब जो अमेरिका है, अमेरिका की एक ईवी वीजा नीति थी। ठीक है, अमेरिका की एक EB-5 वीजा योजना थी, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। उसके बजाय क्या होगा कि गोल्ड कार्ड जारी किया जाएगा। अगले 2 सप्ताह बाद गोल्ड कार्ड जारी किया जाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें होगा क्या कि ये गोल्ड कार्ड जो है, इसमें अगर जो देखा जाए कि आप 50 लाख डॉलर में ये गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं, और जैसे ही आपके पास गोल्ड कार्ड आ जाएगा, आपको अमेरिका की नागरिकता दे दी जाएगी। बेसिकली नागरिकता खरीदने जैसा है कि आप नागरिकता खरीद लें। यहां पर बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी निवेशकों को अमेरिका की नागरिकता देने के लिए 35 साल पुराने वीजा कार्यक्रम की जगह ट्रंप गोल्ड कार्ड योजना का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, अब इस योजना में होगा क्या, यहां पर बात करें, इसके तहत जो ये योजना है, इसके तहत 50 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 43.5 करोड़ रुपए, आप 43 करोड़ रुपए अगर जो आप देते हैं, 43.5 करोड़ रुपए में निवेशकों को नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, आगे बात करें, अमेरिकी संसद ने 1990 में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, विदेशी निवेश को ध्यान में रखते हुए EB-5 वीजा योजना है, इसकी पेशकश की थी, जिसके तहत क्या था कि 10 लाख अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए लोगों को वीजा ले सकते थे। अगर जो आप 10 लाख अमेरिकी डॉलर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए मतलब निवेश करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको अमेरिका का वीजा मिल जाए, तो ये EB-5 बीमा योजना लाई गई थी। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप अमेरिका का वीजा आपको मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको गोल्ड कार्ड लेना होगा। अब गोल्ड कार्ड आप कैसे ले सकते हैं? आपको अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो 50 लाख डॉलर है वो निवेश करना होगा। ठीक है, 50 लाख डॉलर निवेश करना होगा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, उसके बाद आपको क्या होगा कि अमेरिका की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी खबर। आगे देखें, ट्रेडमार्क उल्लंघन में अमेजन को 340 करोड़ हर्जाना देने का आदेश दिया गया। जो अमेजन कंपनी है, अमेजन जेफ बेजोस की कंपनी, अब इस अमेजन कंपनी को क्या कहा गया है, ये 340 करोड़ रुपए का हर्जाना देगी। किसको देगी? बात करें यहां पर तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अमेजन को 3.9 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 340 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। ठीक है, यहां पर बात करें, जो मामला क्या है, अमेजन को इस रकम का भुगतान किसको करना है? लाइफ स्टाइल इक्विटीज को करना है। लाइफ स्टाइल इक्विटीज है, इसको यह भुगतान करेगी 340 करोड़ रुपए का, जिसने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। यानी कि ये जो लाइफ स्टाइल इक्विटीज है, इसी ने अमेजन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। यहां पर बात करें, यह भारत में ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमों में दी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति है। ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में भारत में दी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति है। ये 340 करोड़ रुपए जो प्रदान किया जाएगा लाइफ स्टाइल इक्विटीज को, और ये कौन देगा? अमेजन देगा। ठीक है, आगे बात करें,
बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क के स्वामित्व वाली कंपनी लाइफ स्टाइल इक्विटीज ने 2020 में अमेजन टेक्नोलॉजीज व अन्य ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया था। 2020 में इसने मुकदमा शुरू किया गया था। मामला क्या था? इसमें आरोप था कि अमेजन ने अपने मंच पर बेचे जाने वाले परिधानों पर भ्रामक रूप से घोड़े का चिन्ह वाले एक जैसे लोगो का उपयोग किया है। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली मामला यह था कि जो ये लाइफ स्टाइल इक्विटीज है, यहां पर बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब, अब पोलो क्लब होता है तो पोलो से पता चल गया कि पोलो घोड़ा बना होता है उसमें। ठीक है, जैसे यूएस पोलो आपने देखा होगा, यूएस पोलो का टैग मार्क। अब उस यूएस पोलो के टैग मार्क में क्या होता है? एक आदमी बना होता है शर्ट पे, ठीक है, उसमें घोड़ा बना होता है, घोड़े का सिंबल होता है, घोड़े के ऊपर एक आदमी बैठा होता है, पोलो खेल रहा होता है, हाथ में पोलो स्टिक लिए होता है। सेम वैसा ही कुछ इसके साथ हुआ कि अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहा था? नकली भ्रामक परिधान बेच रहा था और वो यूज कर रहा था कौन सा लोगो? वो यूज कर रहा था जो बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब का ट्रेडमार्क है, ठीक है, वो लोगो है, उस लोगो को यूज करके नकली यहां पर प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे थे परिधान। और इसी वजह से क्या हुआ कि 2020 में जो ये लाइफ स्टाइल इक्विटीज है, इसने मामला दर्ज कर दिया ट्रेडमार्क उल्लंघन का। अब ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला दर्ज कर दिया तो इसका फैसला भी दे दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। अब जाके दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 साल बाद इसका फैसला दिया है और इसमें कहा है कि अमेजन क्या करेगा? 340 करोड़ रुपए का हर्जाना देगा। किसको? जो बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब का ट्रेडमार्क उल्लंघन है उस मामले में जो लाइफ स्टाइल इक्विटीज है उस कंपनी को हर्जाना देगा। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में अब तक का जो ये ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा अमेजन के द्वारा। और इसी दृष्टिकोण से यह पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगली खबर क्या है? भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, जो भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है, इसके बारे में जान ले तो आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से, किसके सहयोग से? सबसे पहले आईआईटी मद्रास के बारे में जान लो और भारतीय रेलवे, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? इन दोनों के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया है। जैसे ही आ गया भारत का पहला, और भारत का पहला जहां भी आपको लिखा मिले आप समझ जाओ वो आपके एग्जाम के लिए ठीक इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला जैसे आपने देखा तो ये समझ जाइए आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। होगा क्या? जो उच्च गति परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह 422 मीटर लंबी सुविधा आईआईटी मद्रास परिसर में स्थित है और इससे अल्ट्रा फास्ट यात्रा संभव बनाने की उम्मीद है। जो अल्ट्रा फास्ट यात्रा मतलब एक तो होती है फास्ट यात्रा, एक होती है अल्ट्रा फास्ट यात्रा। आप एक छोर पे बैठे दूसरी छोर पे तुरंत सटाक से पहुंच गए, ठीक है। उसमें होगा क्या? जिससे लंबी अंतर शहरी यात्राएं कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकेंगी, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर पर मिनटों में आप पहुंच सकेंगे। हाइपरलूप प्रणाली विद्युत चुंबकीय रूप से उत्तोलित पाइप्स का उपयोग करती हैं जो निर्वात ट्यूब के अंदर चलते हैं। आगे बात करें, ये तकनीकी, ठीक है, इस तकनीक से वायु प्रतिरोध काफी कम हो जाता है और पॉड्स हवाई जहाज की गति के समान रफ्तार पकड़ सकते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है कि मैं यहां पे मिटा के आपको बताता हूं। यहां आप देख रहे हैं ये एक पाइप की तरह है, ठीक है, चित्र में आप देख रहे हैं यहां पर ये पाइप की तरह है। इसी पाइप में ये पॉड लगे होते हैं, ठीक है, पाइप होता है और पाइप के अंदर पॉड होते हैं और ये पॉड जो होते हैं ये जमीन को टच नहीं करते हैं, ऊपर हवा में ही लटके रहते हैं, ठीक है, ये हवा में ही उद्दोलित होते रहते हैं और इसी में आप जब बैठते हैं और यहाँ ये जो वैक्यूम है, ठीक है, ये पूरा वैक्यूम होता है, आगे निर्वात रहता है, एकदम निर्वात के जैसे होता है। एक जगह जब आप यहाँ पे बैठते हैं तो ये जो हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है इसके माध्यम से क्या होगा? निर्वात है भाई, हवा रोक नहीं रही है सामने से, और ये जो पॉड है आसानी से तुरंत मिनटों में यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो बेसिकली इसी चीज का टेस्ट किया गया है और इससे होगा क्या कि जो अल्ट्रा फास्ट यात्राएं हैं, अल्ट्रा फास्ट यात्राएं इससे संभव हो सकेंगी, ठीक है। अभी फिलहाल पे देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है तो कुल 422 मीटर लंबाई है, लेकिन जब इस चीज को बहुत विस्तारित कर दिया जाएगा, शहरों को जोड़ा जाएगा, तो एक शहर से दूसरे शहर तक इसकी लंबाई हो जाएगी और मिनटों में आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये किस पे? विद्युत चुंबकीय जो प्रणाली है, ये प्रणाली विद्युत चुंबकीय रूप से उत्तेलित होती है, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए उत्तोलित होती है और ये पार्ट्स का उपयोग करके एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से इससे आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो 26 और 27 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन पर हमने चर्चा की। आज के सवाल देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और यहां पर 10 सवाल है। 10 सवाल क्यों है? 26 एंड 27, 5 सवाल 26 के हैं और 5 सवाल है 27 तारीख के, जिनका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में ट्राइफेड ने किन संस्थानों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पहला है, ठीक है, ट्राइफेड ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इन साझेदारी का उद्देश्य जनजातीय विपणन को केवल बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल तक सीमित रखना है। ठीक है, यहां आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। ठीक है, यह है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार किन देशों में स्तन कैंसर की दर सबसे अधिक पाई गई है? अब इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कथन तो ये दे दे, मतलब प्रश्न ये दे देगा, कथन 1 और कथन 2, और जो कथन 2 होगा वो भी कथन 1 से रिलेटेड ही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन अब ऐसे ही पूछ रहा है कि हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार किन देशों में स्तन कैंसर की दर सबसे अधिक पाई गई। आपको लगेगा कि 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसा कुछ नहीं, फिर वो सीधे कथन दे देगा। अब कथन दे देगा तो आप तुरंत चकरा जाएंगे कि ऐसा ऐसा तो नहीं, गलत क्वेश्चन पूछा, गलत नहीं पूछा है। फिर देखिए कथन क्या है? अंतरराष्ट्रीय जर्नल नेचर मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की दर विश्व में सबसे अधिक है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है इस अध्ययन में 200 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल कथन 2 सही है, केवल कथन 1 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। ऑप्शन ऊपर नीचे ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? इनोवेट विद GOI स्टेट्स हैकाथॉन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? जो ये हैकाथॉन था ये GOI स्टेट्स हैकाथॉन है, ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस बल के 32 जवानों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया है? भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल, यहां पर का खागा लिख गया है, मैं इसको कॉट के ABC कर देता हूं, ABC और D। ठीक है, भारतीय सेना के हैं, भारतीय तटरक्षक बल के हैं, भारतीय रिजर्व पुलिस बल के हैं, या भारतीय वायुसेना के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाल ही में विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गिटा की 4 देशों की 9 दिवसीय यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पवित्रा मार्गिटा, ठीक है, मार्गरेटा जो है ये उरुग्वे, बहामास, बारबाडोस, निकारागुआ की यात्रा पर गए हैं। इस यात्रा के दौरान वे उरुग्वे के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यामदू ओरसी की शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विकल्प में आपको चुनना है केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? IIT मद्रास ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप प्रशिक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? इसरो के सहयोग से, भारतीय रेलवे के सहयोग से, DRDO के सहयोग से, या टाटा ग्रुप के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रंप गोल्ड कार्ड योजना के तहत 50 लाख अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अगला कथन क्या है? कथन 2 कह रहा है अमेरिकी संसद ने 1990 में EB-5 बीमा योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 10 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ वीजा दिया जाता था। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी करेगा, जो मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित होगा। दूसरा कथन कह रहा है इस फोरम का उद्देश्य केवल भारत में, ठीक है, इस फोरम का उद्देश्य केवल भारत में 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के 23वें संस्करण में CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? मतलब CEO ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुंदर पिचई, समीर कनोडिया, अजय बांगा, या मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा अंतिम सवाल है DPIIT ने किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है ताकि भारत में नवाचार और विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके? गूगल पे के साथ, पेटीएम के साथ, फोन पे के साथ, या अमेजन के साथ? तो ये 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं देंगे तो धीरे धीरे करके ये क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चनों को नहीं आपको, मतलब धीरे धीरे जैसे जवाब नहीं आता रहेगा, लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो क्वेश्चनों की संख्या कम करती जा रही है। ठीक है, लगातार आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार आपको PDF और सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जैसा हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, वैसा आपका भी ये दायित्व बनता है कि जब हम सवाल आपसे पूछें तो सवालों का आप उत्तर दीजिए, क्योंकि आप शुरू से लेकर अंत तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको उत्तर देना लाजमी है और आपके परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। ठीक है, इसी चीजों के साथ आइए मैं बता देता हूं, अगर आप इस क्लास की PDF और PPT प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको बताता हूं कि कैसे आप PDF PPT प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप इस वीडियो का
PDF, PPT, टेस्ट इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं और किस प्रकार से इसको बाई करना है और कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं उन सारी चीजों को मैं पहले बताऊंगा। उससे पहले हम बता देते हैं जो हमारा पैकेज है करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर वीडियो पैकेज, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। ये 2025 के पैकेज की बात की जा रही है, फरवरी 2025 के। यहां पर डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है। ऐप पर डेली रिवीजन के लिए क्लास PDF उपलब्ध हो जाती है। ऐप पर डेली करंट अफेयर टेस्ट होते हैं, यहां पर 10 MCQ टेस्ट ऐप पर डे होता है, ठीक है। महीने के अंत में बेस्ट 200 MCQ ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ टेस्ट हो जाता है और प्रिंट फ्रेंडली PDF प्राप्त करने के लिए अलग से एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाई गई है। अगर आप इस पैकेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको उस कम्युनिटी से जोड़ दिया जाता है। कम्युनिटी में आप ज्वाइन करने के लिए जैसे आप पैकेज खरीदते हैं, पैकेज खरीदने के बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा और वहां से जो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो हमारे सहयोगी है वो आपको एक व्हाट्सएप लिंक भेजेंगे आपके नंबर पर और वहां से आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद आपको प्रिंट फ्रेंडली PDF मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप जाइएगा गूगल पर, ठीक है। जब आप गूगल खोलेंगे, गूगल पे सर्च करिएगा SSGCP, SSGCP यानी कि समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन, शॉर्ट में सर्च करिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे हमारा होम पेज खुल जाएगा, क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आपको आना कहां पर है, वीडियो लेक्चर में आना है, ठीक है। यहां पर बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, करंट क्विज, करंट न्यूज, ऑनलाइन क्विज, बुक, ई बुक, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, पैकेज, कोर्स, वीडियो लेक्चर। आपको आना है वीडियो लेक्चर में। वीडियो लेक्चर में जैसे आप क्लिक करेंगे और यहां पर वीडियो लेक्चर पर क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर पर आपको दिख जाएगा करंट अफेयर वीडियो बैच, ठीक है। करंट अफेयर वीडियो बैच फरवरी, इस पर आप क्लिक करिएगा और यहां पर क्लिक करने के बाद ये पैकेज आपका खुल जाएगा और पैकेज खुलने के साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं डेली आपको वीडियो और ये जो क्लास PPT होती है, पिक्टोरियल PPT आपको यहां पर डेली मिलती है। और उसके बाद अगर देखा जाए 14 फरवरी से लगातार टेस्ट भी यहां पर लगना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। 14 फरवरी से देखा जाए तो लगातार टेस्ट लगना स्टार्ट हो गए। 22 फरवरी तक यहां देखिए वीडियो भी उपलब्ध है, PDF भी लगी हुई है, साथ में 10 क्वेश्चन के जो टेस्ट है वो भी यहां पर लगे हुए हैं। वीडियोस आप प्ले कर सकते हैं, जैसे आपके वीडियो यूट्यूब पर चलते हैं वैसे आपके यहाँ पर वीडियो चलते हैं। क्लास PPT आप देख ही रहे हैं, क्लास PPT वहां चलती है लगातार, ठीक है। टेस्ट भी अटेम्प्ट करिए और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपकी रैंकिंग, अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं, बाई करने के लिए जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे बाई नाउ, बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद मूल्य जो है यहाँ पर ये 25 रुपए दिखाएगा, लेकिन उसके बगल में वहीं पर एक बॉक्स लिखा होगा, कॉइन का बॉक्स लगा हो, उस कॉइन के बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये मूल्य आपका घट के हो जाएगा कितना, 18 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 18 रुपए आपको प्रोसीड टू पे करना है और 18 रुपए पे करने के बाद आपको घटना चक्र के द्वारा इतनी सुविधाएं आपको तुरंत प्रदान कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सुविधाएं अगर आप लेना चाहते हैं आप हमारे इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप नव्य धारा बैच में जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं नव्य धारा बैच में आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। ये पैकेज नव्य धारा बैच वाले लोगों के लिए मुफ्त है, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत महत्वपूर्ण था आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, लाइक करिएगा। फीडबैक आपका कुछ है तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप जुड़ते हैं पैकेज से तो पर्सनली आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप कोई सवाल वगैरह हो तो वहां पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वहां पर एक कम्युनिटी जो बनी हुई है उस कम्युनिटी में मैं ऑलरेडी उपलब्ध हूं, वहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।